एक ऐसी कहानी जो जितनी पुरानी है उतनी ही चौंकाने वाली। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी वो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। लेकिन इस रहस्य की असली कहानी को समझने के लिए हमें समय में लगभग 200 साल पीछे जाना होगा। 19वीं सदी का भारत, जब अंग्रेज इस देश के अलग अलग हिस्सों की खोज और सर्वेक्षण में लगे हुए थे। इसी दौरान एक ब्रिटिश खोजी जिनका नाम था चार्ल्स मेसन पंजाब के एक क्षेत्र से गुजर रहे थे, और तभी उनकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। एक ऊंचा टीला जिसके चारों तरफ बिखरी थीं मजबूत और बेहद अच्छी तरह पकी हुई ईंटें। ये ईंटें साधारण नहीं थीं। इनकी बनावट, इनकी मजबूती साफ बता रही थी कि ये किसी खास निर्माण का हिस्सा रही होंगी। लेकिन उस समय स्थानीय लोग इन ईंटों को बस एक वरदान की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अपने घर बनाने के लिए। चार्ल्स मेसन ने इस जगह का जिक्र अपनी लिखाई में जरूर किया, लेकिन उनकी बातों को उस समय ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। समय बीतता गया और ये रहस्य मिट्टी के नीचे दबा रहा। फिर आया साल 1856, जब ब्रिटिश इंजीनियर कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। रेलवे ट्रैक के लिए बड़ी मात्रा में ईंटों की जरूरत थी, और तभी उन्हें बताया गया हड़प्पा के उन खंडहरों के बारे में, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पकी हुई ईंटें मौजूद थीं। उन इंजीनियरों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उन प्राचीन ईंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया और उन्हें रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के सबसे कीमती सबूतों को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह का कई बार दौरा किया। उन्हें यहां से कुछ अनोखी मोहरें मिली, जिन पर एक अनजान लिपि उकेरी गई थी, और साथ ही एक बैल की आकृति भी बनी हुई थी। कनिंघम इन चीजों की अहमियत तो समझ गए थे, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई विशाल सभ्यता का अंदाजा अभी भी किसी को नहीं था। असल बदलाव 20वीं सदी में आया। साल 1921, जब दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में पहली बार व्यवस्थित खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, एक पूरा शहर सामने आने लगा। सीधी और चौड़ी सड़कें, एक जैसी बनी घरों की कतारें और एक बेहद उन्नत जल निकासी व्यवस्था। ये कोई साधारण गांव नहीं था, ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध शहर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1922, हड़प्पा से सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंध क्षेत्र में खुदाई के दौरान वैसी ही मोहरें और ईंटें फिर से मिली। जब इन दोनों जगहों के सबूतों की तुलना की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये अलग अलग शहर नहीं थे, बल्कि एक ही विशाल और प्राचीन सभ्यता के हिस्से थे। उस दूसरे शहर का नाम था मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। इस खोज ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि जिस समय मिस्र और मेसोपोटामिया में महान सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, उसी समय भारत में भी एक उन्नत शहरी सभ्यता अपने चरम पर थी। इसके बाद एक के बाद एक कई और शहर खोजे जाने लगे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कई अन्य क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिलने लगे। लेकिन जितनी तेजी से ये सभ्यता सामने आ रही थी, उतनी ही तेजी से सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। ये लोग थे कौन? ये सभ्यता शुरू कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? लेकिन क्या ये महान सभ्यता अचानक ही इस धरती पर प्रकट हो गई थी, या फिर इसके पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी एक लंबी कहानी? इस सवाल का जवाब हमें समय में और भी पीछे ले जाता है, उस दौर में जब इस महान सभ्यता के बीज बोए जा रहे थे। हड़प्पा सभ्यता किसी शून्य से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास के बहुत गहरे हिस्से में छिपी हुई हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन स्थल से, जिसका नाम है मेहरगढ़। बोलन नदी के किनारे बसे इस उपजाऊ इलाके को हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती आधार माना जाता है। करीब 9000 साल पहले, यानी लगभग 7000 ईसा पूर्व, यहाँ कुछ ऐसे लोग बसने लगे जिन्होंने दक्षिण एशिया में जीवन का तरीका ही बदल दिया। ये लोग
धीरे धीरे शिकार पर निर्भर जीवन को छोड़कर एक स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगानी शुरू की और भेड़ बकरियां व मवेशियों को पालना भी। यानी इंसानी सभ्यता का एक बड़ा बदलाव यहीं से शुरू हो रहा था। शुरुआत में इनके घर बेहद साधारण थे, कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने छोटे छोटे ढांचे। लेकिन समय के साथ मेहरगढ़ धीरे धीरे विकसित होने लगा। यहाँ के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, औजारों को और बेहतर बनाना सीखा और अपने जीवन को व्यवस्थित करना भी। इतना ही नहीं, कुछ कब्रों में मृतकों के साथ औजार, गहने और यहाँ तक कि बलि दी गई जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि शायद वे मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे। लेकिन मेहरगढ़ इस कहानी का अंत नहीं था। धीरे धीरे यहाँ का ज्ञान और यहाँ की जीवन शैली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के विशाल मैदानों तक फैलने लगी। और फिर करीब 3300 ईसा पूर्व के आसपास हम एक नए चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे प्रारंभिक हड़प्पा काल या अर्ली हड़प्पा फेज कहा जाता है। इस दौरान छोटे छोटे गांव धीरे धीरे बड़े कस्बों में बदलने लगे। यही वो समय था जब इस सभ्यता की नींव मजबूत हो रही थी। लोगों ने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल शुरू किया, जो कच्ची ईंटों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थीं। मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर और जटिल डिजाइन बनाए जाने लगे। तांबे और कांसे जैसी धातुओं का इस्तेमाल धीरे धीरे आम होता जा रहा था, जिससे उनके औजार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कारगर हो गए थे। साथ ही एक संगठित व्यापार प्रणाली भी आकार लेने लगी थी। कीमती पत्थर जैसे लाजवर्द, जिसे आज लैपिस लाजुली कहा जाता है, दूर अफगानिस्तान के पहाड़ों से यहाँ लाया जाता था। और इसी तरह कई अन्य जरूरी कच्चे संसाधन दूर दराज के क्षेत्रों से इन बस्तियों तक पहुंचने लगे। यानी ये लोग अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक संगठित और समृद्ध समाज बनाने की दिशा में बढ़ रहे थे। इसी दौर की एक और खास बात थी सुरक्षा पर बढ़ता हुआ ध्यान। कई बस्तियों के चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई जाने लगीं, जो शायद बाहरी खतरों या जंगली जानवरों से बचाव के लिए थीं। ये शुरुआती दौर लगभग 700 सालों तक चला। एक ऐसा समय जब लोगों ने सीखना शुरू किया, समाज को संगठित करना सीखा और व्यापार के मायने समझे। यानी एक मजबूत नींव तैयार हो रही थी, जिस पर आगे चलकर एक महान शहरी सभ्यता खड़ी होने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विकास की गति को अचानक कई गुना बढ़ा दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने छोटे छोटे कस्बों को दुनिया के सबसे सुनियोजित शहरों में बदल दिया। आखिर वो क्या था? इसका जवाब हमें ले जाता है हड़प्पा सभ्यता के सबसे शानदार दौर में। परिपक्व हड़प्पा चरण करीब 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में एक असाधारण शहरी विकास देखने को मिला। यही वो समय था जब ये सभ्यता अपने चरम पर पहुंच गई, और यही इसका स्वर्ण युग था जो लगभग 700 सालों तक चला। इस दौरान ये सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैल गई। इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। उत्तर में जम्मू कश्मीर के इलाकों से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूर्व में गंगा के मैदानों के करीब और पश्चिम में ईरान की सीमा तक। ये क्षेत्र उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा व्यापक था। इस विशाल नेटवर्क में हजारों बस्तियां शामिल थीं, छोटे गांव, विकसित कस्बे और कुछ बेहद बड़े सुव्यवस्थित शहर। तो चलिए अब समय में करीब 4500 साल पीछे चलते हैं और पहुंचते हैं इस सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक, मोहनजोदड़ो, जहां हम खुद देखेंगे कि इस स्वर्ण युग का जीवन असल में कैसा रहा होगा। जैसे ही हम इस प्राचीन शहर के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें हैरान कर देती है वो है इसका अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित लेआउट। यहाँ न कोई टेढ़ी मेढ़ी गलियां और ना ही तंग रास्ते। पूरा शहर एक सटीक ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ है, मानो किसी ने स्केल और कंपास की मदद से इसका हर हिस्सा पहले कागज पर उतारा हो। मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई, और ये सड़कें एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। यानी हर चीज में एक योजना, एक व्यवस्था और एक सोच। पूरा शहर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी हिस्सा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ,
जिसे पुरातत्वविद गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। माना जाता है कि यही इस शहर का प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र रहा होगा। वहीं पूर्वी हिस्सा, जिसे लोअर टाउन कहा जाता है, काफी बड़ा था और यहीं आम लोग रहा करते थे। चलिए अब इस निचले शहर की एक गली में चलते हैं। हमारे दोनों ओर पकी हुई ईंटों से बने घर खड़े हैं और सबसे खास बात, हर ईंट एक ही साइज, एक ही अनुपात की, चाहे वो यहां हो या सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी और शहर में। ये साफ संकेत है कि पूरी सभ्यता में निर्माण के लिए एक जैसे नियम अपनाए जाते थे। ज्यादातर घर 2 या 3 मंजिला थे और एक दिलचस्प बात, इन घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि साइड की गलियों में खुलते थे, शायद निजता बनाए रखने के लिए और धूल गंदगी से बचने के लिए। अब जरा हम एक घर के अंदर झांकते हैं। घर का पूरा डिजाइन एक केंद्रीय आंगन के चारों ओर बना हुआ है और उसी आंगन के चारों तरफ अलग अलग कमरे। लगभग हर घर में एक अलग रसोई, एक बाथरूम और यहां तक कि एक निजी कुआं भी मौजूद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हर घर में एक टॉयलेट भी था जो सीधे एक ढकी हुई नाली से जुड़ा हुआ था। अब चलते हैं शहर के सबसे खास हिस्से की ओर, गढ़ यानी सिटाडेल, जहां हमारा सामना होता है एक बेहद विशाल और खास संरचना से, महान स्नानागार। ये एक बड़ा आयताकार कुंड था, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा। इसकी दीवारों पर पानी को रिसने से रोकने के लिए जिप्सम और बिटुमेन की मोटी परत चढ़ाई गई थी। पास के कुएं से इसमें पानी भरा जाता था और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए अलग से निकासी की व्यवस्था थी। लेकिन इसका असली इस्तेमाल क्या था? आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। शायद ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। गढ़ में ही एक और विशाल संरचना मिलती है जिसे अन्नागार माना जाता है। ये एक बड़ी ईंटों की इमारत थी जिसमें हवा के आने जाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। संभव है कि यहाँ पूरे शहर के लिए अनाज संग्रहित किया जाता था। ये संकेत देता है कि इस सभ्यता में एक मजबूत और संगठित प्रशासन मौजूद था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की असली ताकत सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी हुई थी। एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सफाई व्यवस्थाओं में गिना जाता है। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी छोटी छोटी नालियों के जरिए सीधे गली की मुख्य नाली तक पहुंचता था और ये मुख्य नालियां पकी हुई ईंटों से बनी होती थीं। इतना ही नहीं, इन नालियों को ऊपर से ढक दिया जाता था ताकि गंदगी बाहर न फैले और शहर साफ सुथरा बना रहे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल भी बनाए गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सफाई की जा सके। ऐसी उन्नत व्यवस्था उस समय दुनिया के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो की ये यात्रा हमें साफ दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं थी, बल्कि ये सोच, योजना और दूरदर्शिता का एक जीवंत उदाहरण थी। लेकिन इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग आखिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते थे? शहरों की भव्यता से अलग हड़प्पा वासियों का जीवन मेहनत, कौशल और बेहतरीन कारीगरी से भरा हुआ था। उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी आदतें उतनी ही उन्नत थीं जितनी उनकी शहर बनाने की कला। तो आखिर उनका जीवन कैसा था? वे क्या पहनते थे? हड़प्पा के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वालों में गिने जाते हैं। मोहनजोदड़ो से एक धातु के बर्तन में लिपटा हुआ सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। मूर्तियों से पता चलता है कि पुरुष अक्सर एक शॉल की तरह कपड़ा ओढ़ते थे, जबकि महिलाएं संभवतः स्कर्ट जैसे परिधान पहनती थीं। और एक बात तो साफ है, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, गहनों का शौक दोनों को था। अमीर लोग सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से बने आभूषण पहनते थे, जबकि साधारण लोग मिट्टी, हड्डी और सीप से बने गहनों का इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं उनके खान पान की। ये लोग मुख्य रूप से किसान थे जो गेहूं और जौ की खेती करते थे। इसके अलावा मटर, तिल और सरसों भी उगाई जाती थी। कुछ क्षेत्रों में चावल के प्रमाण भी मिले हैं। ये लोग मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर भी पालते थे, जिनसे उन्हें दूध और मांस प्राप्त होता था। बच्चों के लिए यहाँ मिट्टी के बने कई तरह के खिलौने मिले हैं, जैसे बैलगाड़ियां, सीटियां और छोटे छोटे पासे,
जो आज के खेलों से भी काफी मिलते जुलते हैं। अब बात करते हैं इस सभ्यता की ताकत यानी इसकी अर्थव्यवस्था की। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन इसकी असली ताकत थी इसका विशाल व्यापार नेटवर्क। ये लोग सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार करते थे। इनके संबंध मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन जैसे दूर के क्षेत्रों से भी थे और इस व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था लोथल, जो एक बेहद विकसित बंदरगाह शहर था। यहाँ एक विशाल डॉकयार्ड मिला है जिसे दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में गिना जाता है। इस विशाल व्यापार नेटवर्क के सबूत हमें दूर दराज की सभ्यताओं में भी मिलते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीन ग्रंथों में मेलूहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है, एक ऐसी भूमि जहां से कीमती पत्थर, तांबा, सोना और लकड़ी जैसी चीजें मंगाई जाती थीं। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह मेलूहा दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। बदले में हड़प्पा के लोग शायद सूती कपड़े और अनाज जैसी चीजें निर्यात करते होंगे। इस पूरे व्यापार को व्यवस्थित रखने के लिए उन्होंने वजन और माप की एक सटीक प्रणाली विकसित की थी। पूरी सभ्यता में एक जैसे मानक बाट पाए गए हैं जो खास तरह के पत्थर से बनाए जाते थे और एक निश्चित गणितीय क्रम पर आधारित थे। इतनी एकरूपता बिना किसी मजबूत व्यवस्था के संभव नहीं थी। हड़प्पा के लोग सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि बेहतरीन कारीगर भी थे। वे चाक पर बेहद सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो अक्सर लाल रंग के होते और उन पर काले रंग से पेड़ पौधों और जानवरों की आकृतियां बनाई जाती थीं। कुछ शहर खास कारीगरी के केंद्र बन चुके थे जहां पत्थरों से बेहद बारीक और खूबसूरत मनके बनाए जाते थे। कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों को काट कर चमकाकर अलग अलग डिजाइन दिए जाते थे। इसके अलावा वे तांबे और कांसे के भी कुशल कारीगर थे। इन धातुओं को पिघलाकर औजार, हथियार और छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती थीं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध मूर्ति एक नृत्य करती लड़की की है जो उनकी कला और आत्मविश्वास का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास पहचान उनकी मोहरें थीं। ये छोटी छोटी मोहरें नरम पत्थर से बनाई जाती थीं। इन पर एक सींग वाला बैल, हाथी, बाघ जैसे जानवरों की आकृतियां उकेरी जाती थीं और साथ ही एक रहस्यमयी लिपि में कुछ लिखा होता था। संभव है कि इनका इस्तेमाल व्यापार के दौरान सामान पर मुहर लगाने के लिए किया जाता हो। ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करते हैं जो शांतिपूर्ण था, समृद्ध था और बेहद संगठित भी। इतनी उन्नत सभ्यता, इतने शानदार शहर, इतना विशाल व्यापार, लेकिन फिर भी ना कोई शक्तिशाली राजा का नाम, ना किसी विशाल युद्ध का वर्णन और ना ही किसी साम्राज्य की कहानी। मानो ये सभ्यता चुपचाप आगे बढ़ी और फिर उतनी ही खामोशी से इतिहास के अंधेरे में खो गई। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता में बदलाव दिखने लगे। बड़े शहर धीरे धीरे खाली होने लगे, व्यापार कमजोर पड़ गया, निर्माण की गुणवत्ता गिरने लगी और फिर एक समय ऐसा आया जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे महान शहर लगभग वीरान हो चुके थे। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इतिहासकारों ने कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। नदियों का रास्ता बदलने लगा, कई इलाकों में सूखा बढ़ गया और खेती करना मुश्किल होता चला गया। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बार बार आने वाली भयानक बाढ़ों ने शहरों को तबाह कर दिया। एक समय पर बाहरी आक्रमण का सिद्धांत भी दिया गया, लेकिन आज इसके बहुत कम सबूत मिलते हैं। हो सकता है इन सभी कारणों ने मिलकर धीरे धीरे इस सभ्यता को खत्म कर दिया हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अचानक गायब नहीं हुए थे, बल्कि शायद वे छोटे छोटे गांवों में बट गए और समय के साथ दूसरी संस्कृतियों में घुल मिल गए। यानी एक सभ्यता खत्म जरूर हुई, लेकिन उसके लोग शायद इतिहास में कहीं ना कहीं जिंदा रहे। आज हड़प्पा के टूटे हुए खंडहर, सूनी सड़कें और रहस्यमयी मोहरें हमें सिर्फ एक प्राचीन शहर की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये याद दिलाती हैं कि इंसान चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, समय एक दिन हर सभ्यता को इतिहास बना देता है। और शायद
यही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य भी है। अगर आपको इतिहास के ऐसे रहस्य और खोई हुई सभ्यताओं की अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इतिहास के ऐसे ही रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। मिलते हैं एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए